ऑफिस फ्लोर नेक्सस इनोवेशंस का एकदम परफेक्ट कॉर्पोरेट हार्मनी की तस्वीर पेश करता था। एयर कंडीशनिंग की हल्की सी गूंज हमेशा बनी रहती थी, एक जैसी लगातार चलने वाली आवाज जो पूरे बड़े खुले ऑफिस में फैली थी। कीबोर्ड्स की क्लिकिंग एक रिदमिक सिम्फनी थी, जिससे लगता था जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, चेहरे पर वही न्यूट्रल एक्सप्रेशन, चाहे वो कॉफी मशीन की तरफ जा रहे हों या प्रिंटर की ओर। ऊपर से देखें तो ये बस एक और सोमवार जैसा ही था। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने, सच में सुने, तो वहां एक सन्नाटा था। ये सन्नाटा भारी था, दम घोंटू, जो हवा में ऐसे लटका हुआ था जैसे बासी कॉफी की महक से भी ज्यादा गाढ़ा। आमतौर पर जो हंसी मजाक, हल्की फुल्की बातें और वीकेंड की कहानियां होती थीं, वो सब गायब थीं। ऐसा लगता था जैसे सब लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन कोई भी असल में वहां नहीं है। ये सन्नाटा भी अपनी एक भाषा थी, जो धीमी आवाजों और जल्दी जल्दी निगाहें फेरने में बोली जाती थी। बातें शुरू होती, लेकिन अचानक रुक जाती जब कोई पास से गुजरता। लोग पानी के कूलर के पास छोटी छोटी ग्रुप्स में खड़े होते, उनकी आवाजें फुसफुसाहट में बदल जाती और आंखें इधर उधर घूमने लगती। ये सब एक एक्टिंग थी, एक बहुत सोच समझकर की गई परफॉर्मेंस, जिसमें हर एम्प्लॉय एक्टर था। सब लोग ये दिखा रहे थे कि जो स्कैंडल हुआ, जिसने कंपनी की जड़ें हिला दी थीं, वो अब बीती बात है। जैसे कि क्यूबिकल नंबर 27 हमेशा से खाली ही था, ऑफिस का एक भूला बिसरा कोना। लेकिन डर वहां जिंदा था, लोगों की स्किन के नीचे रेंगता हुआ, दिल की धड़कनें तेज करता हुआ। हवा में अनकहे सवाल और अनसुने शक घुले हुए थे। कौन क्या जानता है? कौन इसमें शामिल था? अगला कौन है? ये सवाल हर क्यूबिकल में बैठे इंसान के दिमाग में गूंज रहे थे। वे एक दूसरे को मुस्कुराकर नमस्ते कहते, प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते, लेकिन प्रोफेशनलिज्म की इस सतह के नीचे भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। हर कलीग एक संभावित संदिग्ध था, हर दोस्ताना इशारा एक जाल हो सकता था। जो टीम भावना कभी उनकी ताकत थी, उसकी जगह अब हर तरफ शक और डर ने ले ली थी। सब लोग जैसे अंडों पर चल रहे थे, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं किसी का ध्यान उन पर ना आ जाए। ऑफिस एक माइनफील्ड बन चुका था और सबको डर था कि अगला गलत कदम कब होगा। ये अजीब तनाव भरी शांति अब उनकी नई रियलिटी थी, एक नाजुक संतुलन जिसे सब मिलकर बनाए हुए थे ताकि उस बड़े मुद्दे को नज़रअंदाज कर सकें। स्कैंडल की परछाई हर कोने में, हर गलियारे में और खासकर उस खाली जगह में थी जो क्यूबिकल नंबर 27 था। नेक्सस इनोवेशंस के एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जैसे कोई परिवार, जो एक भयानक अधूरी लड़ाई के बाद भी साथ में डिनर करने की कोशिश कर रहा हो। वे नमक पास करते, मौसम की बातें करते, लेकिन अंदर ही अंदर कड़वाहट और नाराज़गी खौल रही थी। सब किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब कुछ होगा, कब अगला तूफान आएगा। और उन्हें ये डर था, पूरी यकीन के साथ, कि ये बस वक्त की बात है। कबीर मल्होत्रा का नाम कभी जुबान पर नहीं आता था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती थी। वो एक भूत की तरह था, जो नेक्सस इनोवेशंस के गलियारों में घूमता था। उसका पुराना डेस्क, क्यूबिकल नंबर 27, वैसा ही छोड़ दिया गया था, एक कड़वा और लगातार याद दिलाने वाला निशान उस इंसान का जिसने इतने बड़े फ्रॉड की प्लानिंग की थी। उसकी छाया टीम पर बहुत भारी थी, धोखे और गलत महत्वाकांक्षा की मिसाल बनकर। लोग अनजाने में उसकी खाली कुर्सी की तरफ देखते ही नजरें फेर लेते, जैसे ज्यादा देर देखने से खुद पर शक आ जाएगा। कबीर कभी स्टार था, वो करिश्माई लीडर जिसे सब फॉलो करते थे। अब उसकी विरासत एक दाग बन गई थी जो सब पर लगा हुआ था, एक खामोश इल्जाम की तरह। ऊपर से माहौल और भी बेचैन कर देती थी आर्यन की गैर मौजूदगी। वो कबीर का दायां हाथ था, हमेशा उसके साथ। स्कैंडल के बाद आर्यन बस गायब हो गया, न उसे निकाला गया, न गिरफ्तार किया गया। वो बस अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चला गया। उसके अचानक गायब होने से एक खालीपन पैदा हो गया, जिसमें सिर्फ शक और अटकलें थीं। क्या वो शिकार था जिसे कबीर के साथ होने की सज़ा मिली, या वो भी कोई गुप्त साथी था जो तुरंत पकड़े जाने से बच गया? उसकी गैर मौजूदगी ऑफिस में एक चीख जैसी थी। टीम खुद को खोया हुआ महसूस करती थी, क्योंकि वही तो कबीर और टीम के बीच की कड़ी था।
और उसकी चुप्पी ने सबको उसके असली रोल पर शक करने पर मजबूर कर दिया। कबीर की छाया और आर्यन की कमी ने टीम के भीतर गहरी बेचैनी भर दी थी। सब खुद को जैसे किसी जहाज की दुर्घटना के बचे हुए लोग मान रहे थे, जो सुनसान टापू पर फंसे हों। कबीर कप्तान था, आर्यन उसका फर्स्ट मैट। अब दोनों के बिना क्रू भटक गया था। कबीर के लीडरशिप में किए गए प्रोजेक्ट्स पर अब शक की नज़र से देखा जाता था। हर फैसला, हर फाइल, हर ईमेल एक संभावित सबूत था, एक ऐसे अपराध में जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया था। सब किसी न किसी तरह कबीर से जुड़े थे और अब वही कनेक्शन गले का फंदा बन गया था। टीम का मनोबल बिल्कुल टूट चुका था, धोखे से बिखर गया था। इस लीडरशिप और भरोसे के खालीपन ने उनके काम को पंगु बना दिया था। प्रोडक्टिविटी बस दिखावे की चीज़ रह गई थी। लोग पहल करने से डरते थे कि कहीं कोई फैसला गलत समझा न जाए। फाइलें एक दूसरे को पास करते रहते, अप्रूवल्स टालते, जिम्मेदारी से बचते। टीम डायनामिक्स अब सहयोग से खुद को बचाने की ओर मुड़ गया था। सब खुद को कबीर की विरासत और आर्यन की रहस्यमयी गैरमौजूदगी से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। बीते कल के भूत अब सिर्फ डराते नहीं थे, बल्कि पूरे डिपार्टमेंट को लकवे की तरह जकड़ चुके थे। एक कभी जीवंत टीम को डरे हुए लोगों के झुंड में बदल चुके थे, जो अगले झटके के इंतजार में थे। इसी डर और सन्नाटे के माहौल में अनन्या राव ने कदम रखा। वो नई मैनेजर थी, जिसे सारी गड़बड़ी साफ करने के लिए लाया गया था। अनन्या कम बोलने वाली महिला थी, लेकिन उसकी नज़रें कुछ भी नहीं छोड़ती थीं। वो तेज, समझदार और सीधे लोगों के मुस्कान और घबराए हुए नमस्ते के पार देख लेती थी। उसकी चाल में एक शांत आत्मविश्वास था, जो उतना ही प्रभावशाली था जितना डरावना। उसने दोस्ती करने या किसी को खुश करने की कोशिश नहीं की। उसका परिचय छोटा और सीधा था। वो यहाँ थी समस्याएं सुलझाने के लिए, व्यवस्था बहाल करने के लिए। पहले ही दिन से साफ था कि उसे दोस्त नहीं चाहिए थे, उसे नतीजे चाहिए थे। अनन्या का फंडा सिंपल था और उसने ये साफ साफ कह भी दिया, मैं टीम को नहीं, सिस्टम को मैनेज करती हूँ। ये बात सुनकर डिपार्टमेंट में बेचैनी की लहर दौड़ गई। ये साफ इशारा था कि वो सबको इंसान नहीं, एक मशीन के पुर्जे मानती है, एक ऐसी मशीन जो खराब हो चुकी है। उसका मानना था कि लोग गलतियां कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सिस्टम कभी फेल नहीं होता। उसकी प्राथमिकता टीम बिल्डिंग या मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी। वो अपना वक्त प्रोसेस चार्ट, एक्सेस लॉग्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पढ़ने में लगाती थी। वो जैसे एक डिटेक्टिव थी और पूरा डिपार्टमेंट उसका क्राइम सीन। उसकी ये अलग थलग एनालिटिकल अप्रोच सबको ऐसा महसूस कराती थी कि वो किसी माइक्रोस्कोप के नीचे है। उसकी मौजूदगी ने ऑफिस का माहौल तुरंत बदल दिया, चुप डर से सक्रिय बेचैनी में। अनन्या के आने से पहले टीम कम से कम दिखावा कर सकती थी कि सब नॉर्मल है, लेकिन उसकी लगातार नजरों के नीचे ये नामुमकिन हो गया था। वो चुपचाप किसी के डेस्क के पीछे आकर खड़ी हो जाती, बिना बोले स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहती। उसके सवाल सीधे दिखते, लेकिन उनमें गहराई होती, जैसे किसी गलती को पकड़ने के लिए पूछे गए हों। उसकी भावहीनता सबसे ज्यादा डरावनी थी। न कभी आवाज ऊंची होती, न गुस्सा, न निराशा। वो जैसे कोई सर्जन थी जो ठंडे दिमाग से एक बीमार अंग को काटकर उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। टीम को जल्दी समझ आ गया कि अनन्या राव एक अलग तरह की बॉस है। वो लीडर नहीं थी जो प्रेरित करे, वो ऑडिटर थी जो जज करती है। उसका सिस्टम ओवर टीम वाला नजरिया एक नया डर ले आया था। अब डर सिर्फ कबीर से जुड़ने का नहीं था, बल्कि अपने खुद के काम, अपनी छोटी छोटी गलतियों के उजागर हो जाने का था। सबको समझ आ गया था कि अनन्या पुराने जख्म भरने नहीं आई थी, वो सिस्टम के सड़े हिस्से काटने आई थी। और किसी को नहीं पता था कि वो खुद समस्या है या समाधान का हिस्सा। अनन्या राव का सबसे पहला बड़ा कदम था पिछले 2 साल के सारे प्रोजेक्ट्स की पूरी ऑडिट का ऐलान। ये खबर वैसे ही तनाव में डूबे ऑफिस में बम की तरह गिरी। ये कोई आम प्रोजेक्ट्स नहीं थे, ये कबीर के प्रोजेक्ट्स थे। वही काम जिनकी वजह से उसे तारीफ और प्रमोशन मिले थे। अब अनन्या उन्हें एक एक कर खोलने वाली थी, नींव में दरारें ढूंढने के लिए। टीम के लिए इसका मतलब था उस अतीत को फिर से जीना जिसे वो भूल जाना चाहते थे। इसका मतलब था कि हर ईमेल,
हर रिपोर्ट, हर फैसला अब कड़ी जांच के दायरे में आने वाला था। ऑडिट तुरंत शुरू हो गई और जितनी सख्त थी उतनी ही बारीकी से की जा रही थी। अनन्या को सिर्फ फाइनल रिपोर्ट्स नहीं चाहिए थी, उसे सब कुछ चाहिए था। वो कच्चा डेटा, शुरुआती ड्राफ्ट्स, कम्युनिकेशन लॉग्स और मीटिंग मिनट्स मांग रही थी। वो और एक छोटी सी बाहरी टीम पुराने फाइलों में डूब गए, बंद हो चुके चैप्टर्स दोबारा खोलने लगे, दबी हुई बातें निकालने लगे। ये प्रक्रिया धीमी और बहुत सोच समझकर की जा रही थी। टीम के लोगों को एक एक करके इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ये दोस्ताना बातचीत नहीं थी, ये इंट्रोगेशन थे जिसमें टाइमलाइन, अप्रूवल्स और प्रोटोकॉल से डेविएशन के बारे में सटीक सवाल पूछे जाते। अनन्या की तेज नजरें उनके चेहरे पर जमी रहती, किसी भी हिचकिचाहट या झूठ की तलाश में। ऑडिट ने उन पुराने घावों को फिर से खोल दिया जो अभी अभी भरने शुरू हुए थे। इससे कबीर की पुरानी बातें, उसका दबाव और वो तरीका याद आ गया जिससे वो छोटी छोटी मदद या शॉर्टकट मांगता था। टीम के लोगों को अपनी छोटी छोटी भागीदारी का सामना करना पड़ा, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों न रही हो। क्या उन्होंने कभी किसी संदिग्ध बिल पर सवाल किया था? क्या उन्होंने उसके दिए नंबर दोबारा चेक किए थे? या बस उसकी बातों पर आंख मूंदकर यकीन कर लिया था, उसे खुश करने के चक्कर में? ऑडिट ने सबको अपने अतीत पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया और बहुतों को अपनी लापरवाही देखकर पछतावा होने लगा। बेचैनी अब अपराध बोध और डर में बदल गई, क्योंकि अब लगने लगा कि उनकी खुद की गलती उजागर हो सकती है। ऑफिस अब प्रेशर कुकर बन गया था। पहले की हल्की सी आवाज की जगह अब एक तनावपूर्ण, भारी सन्नाटा था। लोग एक दूसरे की आंखों में देखने से बचने लगे। डर था कि कहीं उसमें आरोप, डर या और भी बुरा, गिल्ट न दिख जाए। ऑडिट अब सिर्फ फाइनेंशियल गड़बड़ी ढूंढने के लिए नहीं थी, ये टीम की लापरवाही की संस्कृति को उजागर करने के लिए थी। अनन्या सिर्फ किसी अपराधी को नहीं ढूंढ रही थी, वो एक ऐसे सिस्टम को बेनकाब कर रही थी जिसमें नियम तोड़े जाते थे और सवाल नहीं पूछे जाते थे। टीम को लगने लगा कि उन्हें एक आदमी की गलती की सजा मिल रही है और ये प्रक्रिया धीरे धीरे उन्हें तोड़ रही थी, पुराने दोस्तों के बीच भी दरार डाल रही थी। इस पूरे हंगामे के बीच रोहन बैठा था, एक शांत एनालिस्ट जिसने कभी कबीर और आर्यन दोनों के साथ काफी करीब से काम किया था। उसकी मेहनत और संकोची स्वभाव के लिए वह जाना जाता था, लेकिन ऑडिट शुरू होने के बाद से उसकी चुप्पी में कुछ और ही गहराई आ गई थी। अब यह सिर्फ उसकी आदत नहीं थी, बल्कि एक बोझ बन गई थी जो उसे अंदर ही अंदर दबा रहा था। वह घंटों अपने डेस्क पर बैठा रहता, स्क्रीन पर घूरता, बिना एक शब्द टाइप किए। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की परछाई रहती, उसकी आंखों में एक डर झलकता था जिसे वह छुपा नहीं पा रहा था। उसके साथी भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। वह पहले से ज्यादा चुप और बेचैन हो गया था और जरा सी आवाज पर चौंक जाता था। साफ था कि रोहन कुछ छुपा रहा था और उसकी यह खामोशी उसे चर्चा का केंद्र बना रही थी। उसके भीतर एक जबरदस्त टकराव चल रहा था, वफादारी और खुद को बचाने के बीच। उसने बहुत कुछ देखा था। उसे याद थे वे देर रात की मीटिंग्स, सीलबंद लिफाफे और कबीर और आर्यन के बीच फुसफुसाती फोन कॉल्स। वही था जिसने सारे नंबर निकाले थे, वही स्प्रेडशीट्स बनाई थी जो अब शक की नज़र से देखी जा रही थी। उस वक्त उसने अपने शक को नज़रअंदाज कर दिया था, खुद को समझाया था कि कबीर जानता है कि वह क्या कर रहा है। वह तो बस एक जूनियर एनालिस्ट था जो आदेश मान रहा था। लेकिन अब जब मैं हर चीज़ की जांच कर रही हूँ, उसकी वह आज्ञाकारिता भी उसे दोषी महसूस करा रही थी। वह फंस गया था। अगर वह सच बोलता तो अपनी लापरवाही भी कबूल करनी पड़ती और शायद खुद को भी फंसा लेता। हो सकता है उसे भी अपराधी मान लिया जाता। उसका अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। वह बार बार अपनी पुरानी बातचीत याद करता, उन पलों को तलाशता जब उसे बोलना चाहिए था। क्या वह सिर्फ एक गवाह था जो चुप रहा, या फिर अनजाने में किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन गया था? यह फर्क अब धुंधला हो गया था और यही अनिश्चितता उसे सताए जा रही थी। हर बार जब मैं उसके डेस्क के पास से गुजरती, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। उसे लगता जैसे मैं सब जानती हूँ, कि उसकी आंखों में लिखा अपराध बोध मैं पढ़ सकती हूँ।
वह खुद को एक ऐसे शख्स की तरह महसूस करता जो एक पतली रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ सच, दूसरी तरफ उसका करियर और बीच में एक लंबा डरावना खाई। रोहन के साथी उसे कभी दया तो कभी शक की नज़रों से देखते थे। कुछ उसे एक पीड़ित मानते थे, कबीर के खेल का एक और मोहरा। वे उसे एक ईमानदार और मेहनती इंसान के तौर पर याद करते थे और उसके दर्द के लिए सहानुभूति महसूस करते थे। लेकिन कुछ लोग इतने भोले नहीं थे। वे सोचते थे शायद उसकी चुप्पी खुद को बचाने की कोई चाल है, शायद वह जितना दिखा रहा है उससे कहीं ज्यादा जानता है, शायद वह भी कबीर जितना ही दोषी है। ऑफिस के इस डर और शक के माहौल में रोहन की खामोशी उसे एक रहस्य बना चुकी थी। वह उन नैतिक समझौतों का जीता जागता प्रतीक था जो हम सब ने कभी न कभी किए हैं, और उसकी अंदरूनी लड़ाई नेक्सस इनोवेशंस की आत्मा में चल रही बड़ी जंग का एक आईना थी। एक दोपहर, जब ऑफिस का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था, उसमें एक नया रहस्यमय मोड़ आ गया। एक ईमेल जो किसी अनजान और अनट्रेसेबल पते से भेजा गया था, डिपार्टमेंट के हर सदस्य के इनबॉक्स में आ गिरा, यहां तक कि मेरे, अनन्या राव के भी। सब्जेक्ट लाइन थी, बस ए रिमाइंडर। ईमेल के बॉडी में सिर्फ एक ही लाइन थी और वो लाइन सुनकर सबकी रूह कांप गई। क्यूबिकल नंबर 27 इज स्टिल एम्प्टी बट इट वोंट बी फॉर लॉन्ग। संदेश बिल्कुल साफ था, लेकिन उतना ही परेशान कर देने वाला भी। ये एक धमकी थी, एक चेतावनी और एक पहेली, तीनों एक साथ। ऑफिस में जो भी डर दबा दबा था, अब वो पूरी तरह उभर आया। ये ईमेल ऑफिस की नॉर्मलसी का वहम तोड़ गया। फुसफुसाहटें अब खुली, घबराई हुई बातचीत में बदल गईं। ये क्या मतलब है? किसने भेजा? क्या ये बाहर से कोई धमकी है? कबीर के नेटवर्क से जुड़ा कोई जो सबको चुप रहने की चेतावनी दे रहा है? या फिर ये हमारे ही बीच का कोई है जो अफरा तफरी का मजा ले रहा है और अपने साथियों के साथ ट्विस्टेड माइंड गेम खेल रहा है? ये सीधा सीधा उस स्कैंडल की तरफ इशारा था, एक याद दिलाने वाला कि कबीर की आत्मा सिर्फ बीती बात नहीं, बल्कि अभी भी एक्टिव है। खाली क्यूबिकल फिर से भर जाएगा। इसका मतलब था कोई और फंसने वाला है, एक नया बलि का बकरा चुना जाएगा। मैंने, अनन्या राव ने, इस ईमेल पर अपने स्टाइल में प्रतिक्रिया दी, बिल्कुल शांत लेकिन और भी ज्यादा फोकस्ड। मेरे लिए ये कोई प्रैंक नहीं था, ये पज्जल का एक हिस्सा था। इससे मेरी शंका और पक्की हो गई कि मामला सिर्फ एक इंसान का नहीं है। ये ईमेल दिखा रहा था कि नेटवर्क अब भी एक्टिव है, टीम को डराने की कोशिश कर रहा है और मेरी इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालना चाहता है। मैंने तुरंत आईटी सिक्योरिटी टीम को लगाया सोर्स ट्रेस करने के लिए, भले ही मुझे पता था कि शायद कुछ हाथ न लगे। ये धमकी मुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि मुझे और ज्यादा एनर्जेटिक करने के लिए थी। इससे साफ हो गया कि मेरी ऑडिट सही जगहों पर चोट कर रही है। बाकी टीम के लिए ये ईमेल एक डरावना संकेत था। इट वोंट बी फॉर लॉन्ग, ये लाइन सबके दिमाग में गूंजने लगी। किसके लिए था ये? अगला कौन है? अचानक हर कोई शक के घेरे में आ गया और हर कोई खुद को भी खतरे में देखने लगा। अब तो एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे, कहीं ये रोहन तो नहीं जो ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ऐसा जो खुद गहरे तक शामिल है और अब अफरा तफरी फैलाना चाहता है। इस अनाम ईमेल ने उनके पुराने डर को एकदम ताजा तरीन और खतरनाक बना दिया। अब खेल बदल चुका था और दांव और भी ऊंचे हो गए थे। मेरी गहराई से की जा रही जांच ने एक परेशान कर देने वाला पैटर्न उजागर कर दिया। अब यह साफ होता जा रहा था कि कबीर मल्होत्रा अकेले इतनी बड़ी धोखाधड़ी नहीं कर सकता था। वो मास्टरमाइंड था, इस पूरे ऑपरेशन का चेहरा, लेकिन उसे मदद चाहिए थी। सिस्टम के अंदर ऐसे लोग चाहिए थे जो संदिग्ध खर्चों को मंजूरी दें, गायब कागजों को नजरअंदाज करें और डेटा में हेरफेर करें। जैसे जैसे मैंने कड़ियाँ जोड़ी, मुझे एक नेटवर्क मिला, एक जाल जिसमें कई लोग छोटे छोटे समझौते करते गए, जिनका असर बहुत बड़ा था। ये कोई ग्रैंड साजिश नहीं थी, बल्कि बहुत सारे छोटे, लगभग मामूली समझौते थे जो कई सालों में बनते गए। ये नेटवर्क धमकियों या ब्लैकमेल पर नहीं, बल्कि कबीर की स्मार्टनेस और फेवर की संस्कृति पर टिका था। वो कभी किसी जूनियर से कहता, बस कुछ नंबर एडजस्ट कर दो, डेडलाइन पूरी करनी है। कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को महंगे डिनर पर ले जाता, फिर कहता,
एक इनवॉइस बिना सारे दस्तावेजों के फास्ट ट्रैक कर दो। वो प्रमोशन, बोनस और तारीफ के वादे करता और लोग उसके एहसानमंद हो जाते। शायद हर किसी को लगा कि वो सिर्फ एक छोटा सा फेवर कर रहा है, एक दोस्त और ताकतवर बॉस के लिए। उन्हें कभी पूरी तस्वीर दिखी ही नहीं कि उनका छोटा सा लापरवाह कदम एक बहुत बड़े धोखे का हिस्सा था। मेरी इन्वेस्टिगेशन ने अब इन नामों और चेहरों को इस नेटवर्क से जोड़ना शुरू कर दिया। मुझे ऐसे ईमेल मिले जहां टीम के लोगों ने चिंता जताई थी और कबीर ने उन्हें बस बहला दिया या वादा कर दिया कि बाद में देख लेंगे। ऐसे खर्चों के बिल मिले जिन्हें जिन लोगों ने पास किया उन्हें असल में मना कर देना चाहिए था। ऐसे प्रोजेक्ट टाइमलाइन मिले जो चमत्कारी रूप से पूरी हो गई क्योंकि डेटा में गड़बड़ी थी। सबूत बहुत सूक्ष्म थे लेकिन निर्णायक। ये सब एक ऐसी टीम की तस्वीर पेश कर रहे थे जिसने जाने अनजाने कबीर की धोखाधड़ी को मुमकिन बनाया। अब ये मामला सिर्फ कबीर मल्होत्रा की आत्मा का नहीं था, अब ये उन लोगों का था जो आज भी अपने क्यूबिकल में बैठे थे और खुद को निर्दोष दिखा रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि अब मैं सिर्फ साथी ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि एक गहरे स्तर पर गली सड़ी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से लड़ रही थी। अब ऑफिस का डर जायज़ था। लोग सिर्फ कबीर से अपने रिश्ते से नहीं डर रहे थे, बल्कि अपने ही कृत्यों के उजागर हो जाने से डर रहे थे। जाल उलझ चुका था और अब हर कोई सोच रहा था कि वो मकड़ी है या फंसी हुई मकड़ी का शिकार। अब इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए मुझे एक ऐसे इंसान से बात करनी थी जो कबीर के अलावा इस सब के बीच में था, आर्यन। कुछ खोजबीन के बाद मुझे उसका पर्सनल नंबर मिल गया। मैंने उसे कॉल किया, एक मैनेजर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान की तरह जो उसे सच बोलने का मौका दे रही थी। बातचीत पहले सेकंड से ही तनावपूर्ण थी। आर्यन डिफेंसिव था, उसकी आवाज़ में डर और सतर्कता दोनों झलक रहे थे। उसने दावा किया कि उसे कुछ नहीं पता, कि वो भी बाकी सब की तरह ही विक्टिम है और वो छुट्टी पर इसलिए गया क्योंकि वो तनाव और आरोप नहीं झेल पा रहा था। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी, उसे अपनी कहानी कहने दी। मैंने उसे टोका नहीं, न ही कोई आरोप लगाया। मैंने बस ठंडे दिमाग से वो सब तथ्य रखे जो मैंने उजागर किए थे। कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन से संदिग्ध लेन देन, कौन सी ईमेल चेन जिसमें वो शामिल था। मैंने धमकी नहीं दी, बस सबूत सामने रख दिए। मैंने अनाम ईमेल, टीम में फैले डर और क्यूबिकल नंबर 27 की परछाई का भी जिक्र किया। मैंने उसे वो तस्वीर दिखाई जिसमें ऑफिस उथल पुथल में फंसा था और जब तक पूरा सच सामने नहीं आता तब तक आगे बढ़ना नामुमकिन था। मैंने साफ कर दिया कि अब चुप्पी किसी के लिए विकल्प नहीं है, न उसके लिए न किसी और के लिए। मेरे इस तरीके ने आर्यन की दीवारों में दरार डालनी शुरू कर दी। मैंने उसे 2 विकल्प दिए, या तो वो छुपा रहे और हमेशा शक के घेरे में रहे, इंतजार करे कि जांच कब उसकी भूमिका उजागर कर दे, या फिर सामने आए और सच बताए। वो बता सकता था कि नेटवर्क कैसे चलता था, कौन कौन शामिल था और किस हद तक। मैंने उसे इम्यूनिटी का वादा नहीं किया, लेकिन एक रास्ता जरूर दिखाया, गलतियों से अलग होकर, सहयोग करके, खुद के लिए रिडेम्पशन का मौका। सिस्टम साफ किया जा रहा है आर्यन, मैंने कहा। या तो तुम कचरे के साथ बाहर फेंक दिए जाओगे या फिर सफाई में मदद कर सकते हो। कॉल बिना किसी पक्के जवाब के खत्म हुई। उसने कहा उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए, पर मैंने एक बीज बो दिया था, एक तर्कसंगत, भले ही कठिन विकल्प। ये बातचीत एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, सीधे सीधे एक मुख्य खिलाड़ी को चुनौती देना। मुझे पता था अगर आर्यन सच बोलता है तो पूरी जांच का ताला खुल सकता है। अब सवाल बस इतना था, क्या आर्यन को कबीर के नेटवर्क का डर ज्यादा है या मेरी सख्त और लगातार सच की तलाश का? अब नेक्सस इनोवेशंस के कई लोगों की किस्मत उसके फैसले पर टिकी थी। अगली सुबह वो तनाव जो हफ्तों से ऑफिस में जमा हो रहा था आखिरकार टूट गया। ये किसी बड़े टकराव या ऊंची आवाज में नहीं हुआ, बल्कि मेरी, अनन्या राव की खासियत वाली खामोश कुशलता से हुआ। ऑफिस के बीचों बीच नोटिस बोर्ड पर एक कागज चिपका मिला। ये ह्यूमन रिसोर्सेज का औपचारिक नोटिस था। हेडिंग थी साधारण लेकिन डरावनी, डिपार्टमेंटल रिस्ट्रक्चरिंग एंड पर्सनल रिव्यू।
नीचे का टेक्स्ट तो कॉर्पोरेट भाषा में था, लेकिन संदेश एकदम बेरहम था। ऑडिट के चलते कई पद खत्म किए जा रहे हैं और कुछ कर्मचारियों की लिस्ट जिन्हें एचआर और मैनेजमेंट के साथ मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, दिन के अंत तक जारी होगी। ऑफिस में घबराहट की लहर दौड़ गई। बस यही था आज का दिन, जजमेंट डे। जो डर अब तक शायद हो सकता है के रूप में था, वो अब जरूर होगा कि डरावनी हकीकत बन गया। नोटिस में किसी का नाम नहीं था और यही सबसे ज्यादा तकलीफदेह था। हर कोई बस इंतजार करने को मजबूर था, किसका नाम आएगा किसका नहीं। काम पूरी तरह रुक गया था। कोई अपने टास्क पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। सबकी नजरें बार बार कंप्यूटर स्क्रीन, नोटिस बोर्ड और मेरी ऑफिस के दरवाजे के बीच घूम रही थीं, जो पूरे समय बंद रहा। घंटे बहुत धीरे धीरे बीत रहे थे। अब माहौल जहरीला हो गया था। दोस्तियां और गठबंधन पल भर में टूट गए। अब हर कोई बस खुद के लिए सोच रहा था। लोग फुसफुसाने लगे, कौन लिस्ट में होगा? क्या कबीर के सबसे करीबी लोग, या वो जिन्होंने संदिग्ध फाइलें पास की थीं, या फिर रोहन जो बहुत दिनों से चुप था, या ये कोई बड़ा सफाया है जिसमें पुराने रेजीम के सारे लोग बाहर किए जाएंगे। पैरानोइया अपनी चरम सीमा पर थी। कोई वॉशरूम तक जाता तो लगता शायद उसे एचआर ने बुलाया है। हर फोन की घंटी सबके दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। जैसे जैसे 5 बजने में वक्त कम रह गया, सस्पेंस असहनीय हो गया। ऑफिस में सन्नाटा था, मानो सबने सांस रोक रखी हो। ये मेरी जांच का क्लाइमैक्स था। सारी ऑडिट, पूछताछ और अनगिनत जागी रातों का नतीजा। मैंने सिस्टम की चीर फाड़ की थी, बीमारी की पहचान की थी और अब सर्जरी होने वाली थी। अब सवाल बस इतना था, कौन कटेगा, कौन बचेगा? नोटिस सिर्फ नौकरी जाने का डर नहीं था, ये दोष और बेगुनाही का फैसला था। कौन क्यूबिकल नंबर 27 के रहस्यों की कीमत चुकाएगा? क्लिफहैंगर पूरी तरह कायम था। लिस्ट आने वाली थी और किसी को नहीं पता था कि उसमें किसका नाम होगा।